हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि पार्ट 2 होने वाला है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो का। अगर आपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो पार्ट 1 वाली नहीं देखी है तो पहले जा करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद में आप इस पार्ट 2 को देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम इसमें रिसेप्टर्स वगैरह की बात करने वाले हैं, जिसको हमने पार्ट 1 में ही जान लिया था। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो के नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप आने वाली ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हों, आपके काफ़ी काम की हों, तो आप चैनल में जा कर के उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके आप जो है आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिंक आप तक पहुंच जाएंगे, और सारे आने वाली वीडियोस आप तक जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 वाली चीज़ों के कुछ रिवाइज़ करवा दूं, ताकि आपको जो है चीज़ें काफ़ी क्लियर हो सके। पार्ट 1 में हमने जाना कि जो है पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर जो होते हैं, जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, और एक होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास दो हैं, एक है NN रिसेप्टर, NM रिसेप्टर। ये गैंग्लियम में होते हैं, ये नर्व मसल जंक्शन में होते हैं। इनको ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए होता है, अदरवाइज मसल वीकनेस हो जाएगी। और M1 रिसेप्टर स्टोमक में होते हैं, M2 हार्ट में, और बाकी सब जगह आपको M3 रिसेप्टर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने जाना था कि जो है कुछ हमने ड्रग्स वगैरह के बारे में जाना था। और अगर हम बताएं तो हमने इस वाले सिस्टम को भी जाना था, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करके आपको इस चीज़ की जो है नॉलेज लेनी है, ताकि आप अगर आप खुद से इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे तो आपके जो है दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगा। हमने जाना कि इसमें जो है क्रेनियल नर्व्स होती हैं और सेकल नर्व्स होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक छोटे, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़े। और इसमें भी बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक छोटे, पोस्ट अगर हम बात करें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की, तो वो पैरासिम्पैथेटिक में बड़े होते हैं और जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटे होते हैं। लेकिन हम सिम्पैथेटिक की बात करें तो उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होते हैं वो बड़े होते हैं। किसमें? सिम्पैथेटिक में। ओके, सिम्पैथेटिक में क्या होता है कि जो सिम्पैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक, दोनों में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। किसके पास में? जो है रिसेप्टर के पास में, यानी कि गैंग्लियन के पास में। लेकिन जब बात होती है पैरासिम्पैथेटिक की, तो वहाँ पे ऑर्गन के पास में जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर रिलीज़ करते हैं वह एसिटाइलकोलिन होता है। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। सिम्पैथेटिक में वो नॉरएड्रेनालिन होता है। तो ये सब हम जान चुके थे। उसके बाद में हमने इन चारों ड्रग्स के बारे में जाना, जिसमें हमने बताया था कोलिन का अपटेक रोकने वाली है ये वेसाइकल में जाने से रोकेगी एसिटाइलकोलिन को, ये जो है उसको रिलीज़ को रोकेगी, और ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगी। कैसे? जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस था उसको स्टिमुलेट करके। उसके बाद हमने पाइलोकार्पिन, बिथेनिकोल, मेथाकोलिन और उनके यूजेस के बारे में जाना। सेविमलाइन नई ड्रग थी, उसके यूजेस के बारे में जाना। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको जो है याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई हुई थी, जिसको आप देख सकते थे। इंडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में हमने फाइजोस्टिगमिन, और इसमें जो है इन 3 ड्रग्स के बारे में हमने बात करी। फाइजोस्टिगमिन को हम जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। उन कंडीशंस का नाम है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एट्रोपिन पॉइजनिंग जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस थी, और सिनेल डिमेंशिया में तो आजकल हम ये यूज़ करते हैं। और ये 3 कंडीशंस में हम एट्रोपिन के साथ में देते हैं नियोस्टिगमिन, और इस कंडीशन में हम देते हैं ओनली नियोस्टिगमिन विदाउट एट्रोपिन। एड्रोफोनियम का हमने टेस्ट बताया था। एड्रोफोनियम टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, अगर एड्रोफोनियम देने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव कर गई, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसके बाद में आप पेशेंट को क्या दे दीजिए? नियोस्टिगमिन दे दीजिए। अगर पेशेंट को जो है 10 मिनट के बाद में पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, मतलब पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस के कारण मसल वीकनेस है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर, जिसमें हमने जाना कि अगर पेशेंट को ओपिया कार्बामेट की पॉइजनिंग हो गई है तो आप सिर्फ क्या दे सकते हैं? ओपी पॉइजनिंग में तो एट्रोपिन और ऑक्साइम्स आप दोनों दे सकते हैं, लेकिन कार्बामेट पॉइजनिंग में आप ऑक्साइम्स नहीं दे सकते हैं। ऑक्साइम्स हमारे पास प्रालिडोक्सिम है और दूसरा डाइएसिटाइल मोनोऑक्सिम भी है। उसके बाद में हमने पिन पॉइंट पीपल की कंडीशंस जानी, जिसमें हमने जाना कि इन 4 कंडीशंस में पिन पॉइंट पीपल होता है। अब हम शुरू करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यानी कि वो ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या करने वाली है? कम करने वाली है। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगी। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि एंटी यानी कि अगेंस्ट, कोलिनर्जिक यानी पैरासिम्पैथेटिक के, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या कर देंगी? ये कम कर देंगी। ठीक है भैया। अब हम कम कर देंगी, कैसे कम करेंगी? अगर हम M1 को स्टिमुलेट करते थे
तो वो क्या हो जाती थी, कोलिनर्जिक ड्रग हो जाती थी। लेकिन अगर हम उसी मस्करनिन को ब्लॉक कर दें तो फिर वही क्या हो जाएगी, आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हो जाएगी। तो M1 ब्लॉकर जिसकी बात हमने की थी, आपको याद होगा, याद कीजिए किस में हमने बात की थी, पेप्टिक अल्सर में। बिल्कुल सही जवाब। पेप्टिक अल्सर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में जाना था हमने कि जो वैसे तो पेप्टिक अल्सर में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है PPI जो कि ख़त्म होते हैं प्राजोल वाली दवाइयाँ, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल, लेंजोप्राजोल, डेक्सलेंजोप्राजोल। लेकिन अगर आपके पास PPI नहीं है तो आप M1 ब्लॉकर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये M1 ब्लॉकर जिसकी एंडिंग होती है जिपिन में, जैसे कि पायरनजेपिन, टीलनजेपिन। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। साइड इफेक्ट इनका कोई नहीं है। उसके बाद में अगर हम जानें कि हार्ट में अगर हम M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी दवाई है जो कि ओनली M2 रिसेप्टर पे काम करती है, ध्यान रखिएगा। M1 ब्लॉकर की बात करें तो ये वो दवाइयाँ हैं जो सिर्फ M1 को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। एट्रोपिन की हमने कही थी कि ये M1, M2, M3 तीनों को ब्लॉक करती है, लेकिन मेनली ये M2 ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे हम जो है M2 ब्लॉकर के तौर पे एट्रोपिन को दे सकते हैं। एट्रोपिन को अगर हमने दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, यानी कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हार्ट रेट जो है कम हो गई पेशेंट की। और जो है उसका एट्रोपिन की अगर हम बात करें तो उसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला, साइड इफेक्ट यानी कि ये काम क्या करेगी, ये काम करेगी हार्ट रेट को बढ़ाने का, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी रिवर्स हो रही है ना यहाँ पे। तो हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज होती तो क्या होता, हार्ट रेट कम होती, ठीक है। लेकिन जो है ये एट्रोपिन क्या काम करेगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को के अगेंस्ट काम करेगी, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाएगी एट्रोपिन। और हार्ट रेट को बढ़ाएगी तो हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं, AV ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको जब हार्ट रेट कम हो गई है पेशेंट की तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात M3 ब्लॉकर। देखिए M3 ब्लॉकर बहुत सारे हैं हमारे पास, तो कहाँ पे, क्योंकि M3 रिसेप्टर हर जगह पे होता है, मैंने बताया था। तो हम ब्रोंकस से बात करना चाह रहे हैं। ब्रोंकस में हमको M3 रिसेप्टर ब्लॉक करना है, यानी हमको M3 रिसेप्टर देना है ब्रोंकस में। तो हम कौन कौन से दे सकते हैं, हम दे सकते हैं ट्रोपियम वाली दवाइयाँ। ध्यान रखिएगा, जिस तरह M1 ब्लॉकर जिपिन में ख़त्म होते हैं, M3 ब्लॉकर जो है ट्रोपियम में ख़त्म होती है। नाम क्या है उनका, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। ध्यान रखिएगा, इप्राट्रोपियम फास्ट एक्टिंग है और जो टायोट्रोपियम आपकी वो लॉन्ग एक्टिंग है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम इसको किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, जो M3 ब्लॉकर हैं ये वाले, इनको हम ब्रोंकियल अस्थमा में और COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि M3 ब्लॉकर के तौर पर हम एट्रोपिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात आती है क्यों, क्योंकि एट्रोपिन जो है नेज़ल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, यानी हम इसको नेज़ल नहीं दे सकते, जबकि हम इनको नेज़ल दे सकते हैं। तो ये एक जो है एक बैरियर सा आ जाता है। तो आपको एट्रोपिन यूज़ नहीं करनी है किसी भी हालत में। एट्रोपिन आप दे सकते हैं केवल M2 ब्लॉकर के तौर पे। उसके बाद में हम ब्लैडर में अगर M3 रिसेप्टर ब्लॉक करना चाहें तो ब्लैडर में देखिए, अगर हम M3 को जब हम ब्लैडर में स्टिमुलेट करते थे तो आपको क्या देखने को मिलता था, वहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती थी। तो यही तो है आपका, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती थी। लेकिन अगर जो हम इसको ब्लॉक कर देंगे, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन अब आपको देखने को मिलेगी। यूरिनरी रिटेंशन आप किस कंडीशन में करना चाहेंगे, जब पेशेंट आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का आता है तब आप यूरिनरी रिटेंशन करना चाहेंगे उस पेशेंट में। मतलब पेशेंट जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उसका ब्लैडर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, M3 ब्लॉकर दे देंगे। उसके कारण क्या होगा, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो कम होगी और जो यूरिनरी रिटेंशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन किस कंडीशन में, ओवर एक्टिव ब्लैडर हम कर सकते हैं। दूसरा डेट्रूसर इंस्टेबिलिटी। देखिए जो हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर में डेट्रूसर मसल पाई जाती है, तो अगर वो इंस्टेबल हो गई है तो हम जो है M3 ब्लॉकर दे सकते हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में जैसा कि हमने बताया था, यूरिनरी रिटेंशन कर रही है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हम दे सकते हैं। दवाइयाँ कौन कौन सी हमारे पास, देखिए ये दवाइयाँ आप कैसे याद करोगे, इसकी हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है हमारे पास, ट्रिक है सॉफ्ट ब्लैडर। याद रहेगा क्या है, सॉफ्ट ब्लैडर। S से सोलेफिनेसिन, उसके बाद में ऑक्सीब्यूटाइनिन। F से 2 दवाइयाँ हमारे पास, फ्लेवोक्सेड और फिजोटेरिडिन। आपको इन दवाइयों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपके दिमाग में बैठेंगी। तो फ्लेवोक्सेड और फिजोटेरिडिन। उसके बाद हम T से बात करें तो T से हमारे पास दवाई हो जाती है कौन कौन सी, 3 दवाइयाँ हैं, ट्रोस्पियम। T से 2 दवाइयाँ हैं, ट्रोस्पियम और टोल्टेरिडिन। और ब्लैडर से हम बात करें तो ब्लैडर में आपको B नहीं लेना है, आपको D समझना है, ब्लैडर का D। तो D से कौन सी दवाई आ जाती है आपकी, डेरिफिनेसिन। ये आपको याद रखना होगा। अब बात आती है हम कैसे याद रखें इसको। देखो सोलेफिनेसिन और डेरिफिनेसिन, इनकी एंडिंग सेम है तो हम इनको एक साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद में ऑक्सीब्यूटाइनिन, ये अलग है बिल्कुल। उसके बाद हम देखें फिजोटेरिडिन और टोल्टेरिडिन, तो हम इनको एक साथ याद कर सकते हैं,
ठीक है। और ट्रोस्पियम, इसको हम अकेले याद करेंगे। तो ट्रोस्पियम और ऑक्सीब्यूटाइनिन को अकेले याद करेंगे और फ्लेवोक्सिड को भी अकेले याद करेंगे। अब हम कैसे देखते हैं, देखो ये जो सोलेफिनासिन है और जो डेरिफिनासिन है, ये दोनों मोस्ट वसाइको सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। क्या हैं ये दोनों? मोस्ट वसाइको सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर दी मोस्ट वसाइको सेलेक्टिव ड्रग्स ऑफ M3 ब्लॉकर। तो हमारा आंसर होगा सोलेफिनासिन या डेरिफिनासिन। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीब्यूटाइनिन या फ्लेवोक्सिड की। ये वही ड्रग हैं जो कि डायरेक्टली काम करती हैं, डायरेक्ट एक्शन होता है इनका, डायरेक्टली M3 ब्लॉकर को ब्लॉक करके ये इन कंडीशन हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फिजोटेरिडिन की। फिजोटेरिडिन जो कि एक प्रोड्रग हो जाती है। ट्रोस्पियम, ट्रोस्पियम की कहानी हम बात करें तो ट्रोस्पियम की कहानी ऐसी है कि ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटर्नरी अगर अमोनियम कंपाउंड है तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कि जो भी वाटर सोल्यूबल होते हैं, हमने बताया था वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्वाटर्नरी होती है, यानी कि क्वाटर्नरी होती है। और क्वाटर्नरी जो भी होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसके CNS के साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, याद रहेगा आपको। और क्वाटर्नरी है चूँकि, इसलिए ये साइटोक्रोम P450 से मेटाबलाइज भी नहीं हो सकती है। तो ये अकेली ड्रग है जो कि साइटोक्रोम P450 से मेटाबलाइज नहीं होगी, बाकी सारी जो है हो सकती हैं और इनको हम इन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं M3 ब्लॉकर की, किसमें? स्मूथ मसल में। स्मूथ मसल में हम बात करते हैं M3 ब्लॉकर की, तो हमारे पास 2 दवाइयाँ, हमने इसको धूप करके याद किया है। ये मेरी अपनी ट्रिक है जिसको हम धूप कहते हैं, DHOP, यानी कि डाइक्लोमाइन, हाइड्रोसिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन और प्रोपेंथिलिन। याद रहेगा क्या? डाइक्लोमाइन, हाइड्रोसिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन और प्रोपेंथिलिन। हम इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यूरिट्रिक कोलाइटिस और बिलियरी कोलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन कंडीशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को अगर इंटरमिटेंट कोली की पेन है ड्यू टू सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमने अगर जो है M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन थी वो अब मसल रिलैक्स हो जाएगी, तो हम इसको जो है यूरिट्रिक कोलाइटिस और बिलियरी कोलाइटिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इनके साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं। इसमें एक जो है जानने की बात है जो कि आपको इन नोट्स में देखने को मिलेगी, एक अलग पॉइंट। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में क्या होता है कि जब भी M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे स्मूथ मसल में आपको सीवियर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंटरमिटेंट कोली की पेन होगा। अब अगर आपने M3 को ही ब्लॉक कर दिया तो इंटरमिटेंट कोली की पेन नहीं होगा, यानी कि इंटरमिटेंट कोली की पेन नहीं होगा अगर M3 रिसेप्टर को आप ब्लॉक कर दें। तो इन कंडीशंस में क्या हो रहा है? इंटरमिटेंट कोली की पेन, इंटरमिटेंट यानी कि तो अभी 5 मिनट पेन हो गया, फिर 10 मिनट के लिए रुक गया, फिर आगे 5 मिनट पेन हो गया, फिर वापस आगे थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट कोली की, यानी कि कोली की टाइप का पेन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कोलाइटिस, यहाँ पे आपको देखने को कोलाइटिस यानी कि कोलोन की इन्फ्लामेशन। तो यूरिट्रिक कोलाइटिस, बिलियरी कोलाइटिस, जिसमें आपको जो है आप इन कंडीशंस में आप इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे जो कि स्मूथ मसल M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्लैंड्स में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स में क्या काम करेंगे? देखिए ग्लैंड्स में ये जो M3 रिसेप्टर को अगर आपने क्या किया, हमने याद किया था ग्लैंड्स में अगर M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा? याद कीजिए, सीक्रेशंस जो होंगे वो क्या होंगे? बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? सीक्रेशंस बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको ही ब्लॉक कर दिया है तो उसके कारण आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? सीक्रेशंस कम हो गए हैं, ठीक है, स्वेटिंग कम हो गई है, जिसके कारण आपको हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। क्या? हाइपरथर्मिया, स्वेटिंग कम हो गई है। देखिए सपोज़ कीजिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अब बच्चे में अगर आपको देखने को मिलेगा कि भाई उसको फीवर हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फीवर हो रखा है और आपने उसको M3 ब्लॉकर दे दिया तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो स्वेटिंग है वो रुक जाएगी। अगर बच्चे की स्वेटिंग रुक गई तो फिर फीवर को उतारने का हमारी बॉडी के पास और कोई तरीका ही नहीं है। हमारी बॉडी के पास केवल एक तरीका है फीवर को उतारने का, वो है स्वेटिंग करा करके। अगर आपने M3 ब्लॉकर दे दिया तो स्वेटिंग तो होगी ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को यानी कि बच्चों को जो है ज़्यादा बुखार होने लगता है, उनके पास बुखार उतारने का और कोई तरीका होता नहीं है और पेशेंट को हो जाता है हाइपरथर्मिया, जिसके कारण जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो एट्रोपिन जैसी ड्रग है, ग्लाइकोपाइरोलेट जैसी ड्रग है, मेनली हम बात करें एट्रोपिन की, तो ये बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये आपको याद रखना है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो एट्रोपिन है, एक सेकेंड, ये जो एट्रोपिन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन चिल्ड्रन। इस पॉइंट को हम ओके। अब हम बात करें ग्लैंड्स में एक्शन की, किस तरीके का एक्शन होगा? तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन,
मतलब ये है इसका कि एनेस्थीसिया देने से पहले हमको कुछ जो है प्लानिंग वगैरह करनी होती है। हमको जो जो सिक्रेशंस हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उनको हमको क्लियर करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जब एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हम क्या चाहते हैं, सिक्रेशन से प्रोफाइलेक्सिस चाहते हैं। प्रोफाइलेक्सिस सिक्रेशंस को बचाने के लिए, ताकि सिक्रेशंस ना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले ही एक मेडिकेशन दे देते हैं, उनका नाम है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ये मेडिकेशन होती है एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट, जो कि ग्लैंड्स में होती है। मतलब अगर आपको पेशेंट को फॉर एग्जांपल सर्जरी करनी है, तो सर्जरी करने के लिए आपको उसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। अब एनेस्थीसिया देना है तो उससे पहले भी आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ताकि उसके सीक्रेशंस कंट्रोल में रहें। इसके लिए हम जो है ग्लैंड्स में M3 ब्लॉकर को काम में लेते हैं। दवाइयाँ कौन सी हमारे पास, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। और एट्रोपिन जो है बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्यों, क्योंकि वो हाइपरथर्मिया करवा सकती हैं पेशेंट में। और एक नया पॉइंट जान लेते हैं इसमें। ओके, ये हम देखें तो हमने देखा एट्रोपिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बच्चों में, क्योंकि ये करवा सकती है, हाइपरथर्मिया करवा सकती है। M3 ब्लॉकर जो होता है, जब हम M3 रिसेप्टर ग्लैंड्स में स्टिमुलेट करते थे, वो सिक्रेशन को बढ़ाती थी। आपने ब्लॉक ही कर दिया है तो सिक्रेशंस कम हो जाएंगे, जिसके कारण ड्राई माउथ हो जाएगा, और यही ड्राइनेस जो है आपका साइड इफेक्ट बन गई। यानी कि M3 ब्लॉकर दिया तो इनके कारण ड्राइनेस हो सकती है, ये आपका साइड इफेक्ट होता है। और हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं आई में देखिए तो आई में क्या होते हैं, M3 ब्लॉकर होते हैं। M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, आई में स्टिमुलेट किया, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन आपने ब्लॉक ही कर दिया तो आपको मिड्रियासिस देखने को मिलेगा। तो मिड्रियासिस जो है आप उसको किस कंडीशन में यूज़ करना चाहेंगे, मिड्रियासिस करवाना चाहते हैं हम फंडोस्कोपी। देखो फंडस किसको बोलते हैं, एक फंडस होता है हमारा यूट्रस, उसको फंडस बोला जाता है, और एक फंडस होता है रेटिना में, तो रेटिना का नाम भी फंडस होता है, और यूट्रस का एक पार्ट होता है जिसको भी फंडस कहते हैं। तो यहाँ पे फंडोस्कोपी की बात हो रही है, यानी कि रेटिना का एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि रेटिना का एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं फंडोस्कोपी। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा रिफ्लेक्शन टेस्टिंग। ये रिफ्लेक्शन टेस्टिंग क्या होता है, ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी का चश्मे का नंबर पता करना है, तो चश्मे का नंबर पता करने के लिए आप चाहेंगे कि उस पेशेंट का जो प्यूपिल है वो ज़्यादा जो है वो डायलेट कर जाए, और डायलेट करवाना चाहते हैं हम ताकि चश्मे का नंबर सही से आए, तो उसके लिए हम जो है M3 ब्लॉकर देंगे ताकि मिड्रियासिस हो सके। ये हमने बताया था। और ये एट्रोपिन है, ये एट्रोपिन हम दे सकते हैं, होम एट्रोपिन दे सकते हैं, साइक्लोपेंटोलेट दे सकते हैं, और ट्रोपिकामाइड हम दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें, ट्रोपिकामाइड जो होती है ये शॉर्ट एक्टिंग होती है इन एडल्ट्स में। और हम बात करें एट्रोपिन की, एट्रोपिन जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों में इन आई। अब बात आती है कि अब आप कहेंगे कि भैया अभी तो हमने कहा कि एट्रोपिन जो है बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अब आप बच्चों में एट्रोपिन दे रहे हैं, एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस बता रहे हैं, तो ये क्या माजरा है। तो ये हम आपको बताते हैं कि देखिए ड्रग ऑफ चॉइस बच्चों में है, क्यों है, ये सिर्फ आई में ड्रग ऑफ चॉइस है, हमने बोला है ये सिर्फ आई में ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि बच्चों में हमको चाहिए एक एक्शन, उसका नाम है साइटोप्लेजिक एक्शन। साइटोप्लेजिक एक्शन यानी कि अगर आपको जो चश्मे का नंबर पता करना है बच्चों में, या फिर और भी कुछ आपको साइटोप्लेजिक एक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप चाहेंगे कि बच्चों में मिड्रियासिस हो। ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है आज तक जो बच्चों में साइटोप्लेजिक एक्शन दे सके, तो उसके लिए केवल एक दवाई है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है इतने लॉन्ग एक्टिंग है कि 7 दिनों तक जो है काम करती है, इसका 7 दिनों तक एक्शन चलता है। चूँकि बच्चों में 7 दिनों तक जो है एक्शन चलेगा, तो बच्चे जो है उसके कारण देख नहीं पाएंगे कुछ 7 दिनों तक, ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, जिस टाइम हमारे पास एट्रोपिन का अल्टरनेटिव हमको मिल गया कि यार मैक्सिमम साइटोप्लेजिक एक्शन भी हो और जो है लॉन्ग एक्टिंग ना हो, तो उस कंडीशन में हम वो ड्रग देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एट्रोपिन ही एकमात्र ऑप्शन है बच्चों में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे, जो कि मैक्सिमम साइटोप्लेजिक एक्शन करवा सकती है। बच्चों में हर कोई दवाई साइटोप्लेजिक एक्शन नहीं करवा सकती। एट्रोपिन के अलावा हम होम एट्रोपिन दे सकते हैं, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ ड्रग्स हो जाती हैं, जैसे कि उस ड्रग्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कुछ पॉइजनिंग हो गई, और पॉइजनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, आई वाला पॉइंट दिख लेता है, इसको हम नए पॉइंट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारा निमोनिक हो गया सी हेड करके। इस सी हेड करके जो है निमोनिक है, जिसमें हम साइक्लोपेंटोलेट, होम एट्रोपिन, एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड दे सकते हैं। जो ट्रोपिकामाइड है वो एडल्ट में यूज़ की जाती है और ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो साइटोप्लेजिक एक्शन एडल्ट में आपको करवाना है तो आप ट्रोपिकामाइड दे सकते हैं। बात आती है कि हम ट्रोपिकामाइड को एडल्ट में नहीं, चिल्ड्रन में नहीं दे सकते क्या? जी नहीं, हम ट्रोपिकामाइड को चिल्ड्रन में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी एट्रोपिन के अलावा कोई भी ऐसी ड्रग ही नहीं बनी जो बच्चों में साइटोप्लेजिक एक्शन करवा सके। और फंडोस्कोपी के लिए और रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए हम जो है इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें CNS की। CNS में जो हमारे पास फंडा है दवाइयों के नाम याद करने का, CNS में हमको M3 ब्लॉक करना है। तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास एक दवाइयाँ हैं जिसका नाम है H और B3 करके हम याद करेंगे। H से जो हमारे पास दवाइयाँ है उसका नाम हो गया हायोसिन, जिसको हम दूसरा नाम स्कोपोलामिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा B3 यानी हमारे पास 3 B हैं। एक हो गया बेंजेक्सोल, दूसरा हो गया बेंजट्रोपिन, तीसरा हो गया बाइपेरिडन। आपको क्या करना है, जो हायोसिन है इसके बारे में देखें तो स्ट्रॉन्ग जो है CNS का डिप्रेसेंट है, जो है पहले इसको ट्रुथ सीरम के तौर पे यूज़ किया जाता था, जो यानी कि नेक्रोएल्जेसिक के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। और आजकल तो जो है मतलब सच ट्रुथ सीरम यानी कि सच बुलवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। पहले क्या करता था, इसको देने के बाद जो है स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट है, पेशेंट जो है वो अपने दिमाग से जो है रिप्लाई नहीं कर पाता था, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास हो गया पॉलीग्राफ टेस्ट। हम पॉलीग्राफ टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण जो है अगर कोई सच नहीं बोल रहा है तो हम पॉलीग्राफ को यूज़ करके उससे सच बुलवा सकते हैं। लेकिन पहले जो है इस ट्रुथ सीरम को यूज़ किया जाता था, लेकिन इसकी अगर हाई डोज हो गई तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी, तो हम इसको यूज़ करना ही बंद कर दिया। आजकल हम पॉलीग्राफ को यूज़ करते हैं। बेंजेक्सोल की बात करें, बेंजेक्सोल जो कि ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है आपकी, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। हमने इसको बताया था कि पार्किंसनिज्म अगर ड्रग के कारण हो रहा है तो उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है आपकी ये तीनों ड्रग्स। उसके बाद में माउंटेन सिकनेस में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है एसिटाजोलामाइड। माउंटेन सिकनेस ये वही है जिसमें हम देखें कि माउंटेन सिकनेस, कोई माउंटेन पे चला गया और माउंटेन में जाने के बाद में अगर उसको वोमिटिंग हो रही है तो वही है माउंटेन सिकनेस, उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस देंगे एसिटाजोलामाइड। मॉर्निंग सिकनेस, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर वोमिटिंग हो रही है, किसी भी टाइम में हो रही है, डजेंट मैटर, बस वोमिटिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और ड्रग ऑफ चॉइस वहाँ पे हो जाती है डॉक्सिलामीन और विटामिन B6, यानी कि डॉक्सिलामीन के साथ में आपको विटामिन B6 का कॉम्बिनेशन देना है, जिसको विटामिन B6 जिसको हम पायरिडोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये हम एंटी वोमिटिंग ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मोशन सिकनेस वो है जिसमें हमने जाना कि कोई फॉर एग्जांपल कोई लेडी अगर बस में या कार में सफ़र कर रही है, उसको वोमिटिंग हो गई, बहुत लोगों को देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं मोशन सिकनेस। हम क्या करते हैं उसके लिए, हम इसको सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हायोसिन, यानी कि हम इसको सिर्फ बचाव के तौर पे दे सकते हैं। अगर किसी को मोशन सिकनेस हो गया तो हम इनको यूज़ करें तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमको पता है कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं, वोमिटिंग होने वाली है, अगर हम पहले ही हायोसिन को दे दें तो जो है उसमें जो है वोमिटिंग को रोका जा सकता है। यानी कि ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं बचाव के लिए। जैसे कि हायोसिन हो गया, अब इसको हम ओरल टैबलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करो कि आपको पता है बस में आपको सफ़र करना है 1:30 बजे, तो आपको आधा घंटा पहले ही इसको दे दो, आपका काम हो जाएगा। या फिर इसको ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कान के पीछे एक पैच लगा लेंगे 12 से 24 घंटों के लिए, और ये जो है ये दवाई धीरे धीरे आपके कान के पीछे से होकर के जो है एब्जॉर्ब होती रहेगी और उसके कारण जो है वोमिटिंग नहीं होगी। ये काम कैसे करती है, हमने बताया था वोमिटिंग वाले चैप्टर में कि वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं दवाइयाँ, जिसके कारण कीमोसेप्टर ट्रिगर जोन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण पेशेंट को वोमिटिंग होती है। तो अगर हम हायोसिन दे दें तो वोमिटिंग रुक सकती है। बात ध्यान से सुनिएगा, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, ऑलरेडी वो सफ़र कर रहा है, वोमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में आप हायोसिन देते हैं तो वो इफेक्ट नहीं करेगी, वो अपना जो है तब काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको पता है आपको सफ़र करना है, उससे पहले अगर आप दे दें तो ये जो है काम करेगी। उसके बाद हमने जाना एट्रोपिन 2 कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। नंबर 1 ओपी पॉइजनिंग और कार्बामेट पॉइजनिंग, जिसके बाद हम पहले कर चुके हैं। दूसरा अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। दूसरा फाइजोस्टिगमिन की बात करें तो फाइजोस्टिगमिन 2 कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। नंबर 1 एट्रोपा बेलाडोना पॉइजनिंग, ये एट्रोपा बेलाडोना और कुछ नहीं है, एट्रोपिन पॉइजनिंग ही है, इसका दूसरा नाम है एट्रोपिन पॉइजनिंग का दूसरा नाम एट्रोपा बेलाडोना। और दूसरा धतूरा पॉइजनिंग में भी हम फाइजोस्टिगमिन को यूज़ कर सकते हैं। मशरूम पॉइजनिंग 2 तरीके की होती हैं, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग और लेट मशरूम पॉइजनिंग। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में हम ये आइनोसाइट और क्लाइटोसाइब होते हैं ग्रुप की कारण ये मशरूम पॉइजनिंग हुई है, और लेट मशरूम पॉइजनिंग जो है वो एमिनिटा ग्रुप ऑफ के कारण हुई है। अगर हम बात करें अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एट्रोपिन पॉइजनिंग के जैसे होते हैं, जबकि लेट मशरूम पॉइजनिंग जो होते हैं इसको हम हेलुसिनोजेनिक मस्कुलो पॉइजनिंग भी कहते हैं। इसके जो सिम्टोमेटिक हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल बीपी अगर ज़्यादा हो गया तो हम बीपी कम करने वाली दवाई देंगे, हार्ट रेट ज़्यादा हो गई तो हार्ट रेट कम करने वाली दवाई देंगे, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। तो ये था हमारा एंटीकोलिनेसी ड्रग्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। और अगर आप इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके उस पर जो है ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी।
थैंक यू सो मच। अगर आपसे इस वीडियो को सीखने को मिला तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।